प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड में दूसरा अध्याय महाकवि माघ का प्रभात वर्णन का अध्ययन करते हैं, जिसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन निबंध में संस्कृत के महाकवि माघ के प्रभात वर्णन संबंधी हृदय स्पर्शी स्थलों को निबंधकार ने हमारे सामने रखा है। उसने बहुत ही कलात्मक ढंग से यह दिखलाया है कि किस तरह सूर्य और चंद्रमा, नक्षत्र एवं दिशारूपी वधुएं अपनी अपनी किरणाओं में तल्लीन हैं। सूर्य की रश्मियाँ अंधकार को नष्ट कर जीवन और जगत को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती हैं। रसिक चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से रजनीगंधा को प्रमुदित कर देता है। सूर्य और चंद्रमा समय समय पर दिग्वधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता के भाव से भर उठते हैं। कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्वधुओं से हास परिहास करते हुए सूर्य के कोप का भाजन बन उसके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सब का बड़ा मनोहारी चित्रण इस निबंध में किया गया है। आइए देखते हैं। रात अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। सुबह होने में कुछ ही कसर है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को। वहीं उनके अधोभाग में एक छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। लेखक कह रहे हैं कि रात अब बहुत ही थोड़ी सी ही रह गई है। सुबह होने में सा ही कसर है। आप सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में किस तरह से लंबे पड़े हुए हैं। उनका पिछला भाग तो नीचे झुका है और अगला ऊपर को है। वहीं उनके अधोभाग में बीचों बीच में एक छोटा सा ध्रुव तारा है जो कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के समान है, ऐसी गाड़ी के समान जिसका जुआ ऊपर को उठ गया है। इसी से उनके और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। लेखक कह रहा है कि जो सप्तर्षियों का आकार है, इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गाड़ी है जिसका जुआ ऊपर को उठा है और उसके बीच में, उसके नीचे जो ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है, उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक घटना याद आ जाती है। जब कुमार श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया। कंस के द्वारा भेजा गया सक्टासुर नाम का एक दानव भगवान कृष्ण को मारने के लिए गाड़ी का रूप बनाकर, गाड़ी का रूप धरकर आया था। श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े, खेलते ही खेलते उसे एक लात मारी। उस लात के आघात से उसका अग्रभाग ऊपर को उठ गया और पश्चात भाग खड़ा ही रह गया। जैसे ही उस लात का आघात लगा उसको, तो उसका ऊपर का भाग ऊपर उठ गया, अगला भाग, और पीछे का जो भाग था वहीं पर वैसे ही खड़ा रह गया और भगवान कृष्ण उसके नीचे आ गए। हूबहू यही दृश्य इस समय ध्रुव का दिखाई दे रहा है। वे तो कुछ उठे हुए थे, यानी कह रहे हैं कि वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का भी है। वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हैं, छोटा सा ध्रुव उनके नीचे चमक रहा है। आगे कह रहे हैं कि पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है। यानी पूर्व दिशा रूपिणी जो स्त्री है, जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री है, उसकी जो प्रभा है, उसकी जो चमक है, उसकी जो आभा है, वो बड़ी अच्छी मालूम होती है। वह हंस सी रही है, यानी उसकी किरणें अब बिखर सी रही हैं। वह यह सोचती सी है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक उदित ही नहीं रहा। इसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही पतित हो रहा है।
इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने ईर्ष्या से मुस्कासी रही है, परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं। वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद हैं। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ कुछ लाल भी हैं। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधू का श्रृंगार सा कर रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का लेप सा समा लगा रहा है। पूर्व दिग्बधू के द्वारा किए गए उपहास की तरफ थोड़ा सा भी उसका ध्यान नहीं है। कह रहे हैं कि पूर्व दिशा को एक रूपवती स्त्री की उपमा देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातः काल में पश्चिम की ओर दीप्तिहीन होकर अस्त होते हुए चंद्रमा को देखकर पूर्व दिशा रूपी रूपवती स्त्री उपहासपूर्ण दृष्टि से मुस्कुरा रही है। उसकी यह मुस्कुराहट ही पूर्व में उषाकालीन आभा फैला रही है। द्विवेदी जी कहते हैं कि पूर्व दिशा रूपी स्त्री की रूप गर्विता पर आधारित इस व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह चंद्रमा का उपहास उड़ाती हुई यह सोच रही है कि उसका साथ छोड़कर पश्चिम दिशा रूपी पराई नारी की ओर जाने के कारण ही चंद्रमा अपनी दीप्ति खो बैठा है और अपने अंत की ओर अग्रसर है। किंतु चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी नारी से मिलने की धुन में हर बात से लापरवाह लगता है। वह न तो पूर्व दिशा रूपी स्त्री की व्यंग्यपूर्ण हंसी की ओर देख रहा है और न ही उसे अपने दीप्तिहीन होने की अनुभूति ही है। वह निरंतर अपने कर्तव्य मार्ग की ओर बढ़ता ही जा रहा है। वह दिशा रूपी वधू के आकर्षण से अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है। चंद्रमा क्योंकि अब अस्त होने ही वाला है, इसलिए प्रातःकालीन लालिमा के प्रभाव के कारण उसका स्वरूप भी लालसा हो गया है। फिर भी उसकी किरणें अभी भी कटे हुए कमलनाल की भांति सफ़ेद ही हैं। यद्यपि चंद्र किरणें अभी भी सफ़ेद ही हैं, किंतु चंद्रमा के स्वरूप के लाल होने के कारण वे भी कुछ कुछ लाल दिखाई पड़ रही हैं। ये लालिमा मिश्रित किरणें अब ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे सफ़ेद चंदन में कुमकुम मिला दिया हो। यहाँ लेखक कल्पना कर रहा है कि इस समय ऐसा लग रहा है मानो चंद्रमा पश्चिम दिशा रूपी नायिका का कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन से श्रृंगार कर रहा है। वह अपनी रूठी नायिका मनाने के लिए उसके मुख पर चंदन का वह लेप लगा रहा है। उसको वह इस प्रकार पश्चिम दिशा रूपी नायिका की चिरौरी करते देखकर पूर्व दिशा रूपी स्त्री उस पर हंसती हुई उसका उपहास कर रही है। इस ओर वह ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, अर्थात वह अपनी रूठी नायिका को मनाने के प्रयास में अपनी सुध बुध खो बैठा है। आगे कह रहे हैं कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। इन दोनों में ऐसा है कि सूर्य का जब उदय होता है तभी कमल खिलते हैं, और जब सूर्य का उदय होता है तो कुमुद मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती है, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। प्रातःकालीन का समय है, न अभी सूर्य का उदय हुआ है, न अभी रात समाप्त हुई है। इस तरह से इस समय जो स्थिति है इन दोनों की एक ही समान लग रही है। कुमुद बंद होने को हैं पर अभी पूरे बंद नहीं हुए, उधर कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी ही रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है, और रहे भ्रमर लोग तो सो अभी दोनों ही पर मंडरा रहे हैं और गुंजारों के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। इसी से इस समय कुमुद और कमल दोनों ही समता को प्राप्त हो रहे हैं।
कह रहे हैं अभी न तो सूर्य उदय हुआ है और ना ही अभी रात्रि का पूरी तरह से लोप हुआ है। ऐसे में कमल खिलने को हैं और कुमुद बंद होने को हैं, दोनों की एक सी अवस्था हुई है। न एक का पूरी तरह से वैभव समाप्त हुआ है और न ही एक को पूरी तरह से वैभव मिला हुआ है। ऐसे में जो भंवरे हैं ये दोनों पर गुंजार कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भंवरे जो है इन दोनों के प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। क्रम क्रम से उसकी दीप्ति, उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक। उसने सोचा यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाव खिली हुई नवीन कुमुदियों के साथ हंसी मजाक ही करें। अतएव वह उनकी शोभा के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई। वह थक भी गया। चंद्रमा का शरीर भी पीला पड़ गया। उसके किरण जाल त्रस्त होकर अर्थात शिथिल हो गए। इससे वह दूसरी दिगंगना यानी पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरा। यह शायद उसने इसलिए किया कि रात भर के जगे हैं, लाओ अब उसकी गोद में थोड़ी देर आराम से सो जाएं। कह रहे हैं कि शाम का समय, जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, उस समय उसका जो लावण्य था, जो उसका रूप सौंदर्य था, वो बहुत ही मनमोहक था। धीरे धीरे उसकी जो चमक है, जो उसकी सुंदरता है, रात्रि के साथ साथ और भी बढ़ गई। लेकिन वो तो ठहरा रसिक, अकेले रात कैसे गुजारे। इसलिए उसने सोचा, चंद्रमा ने सोचा कि यह इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी। लाओ खिली हुई जो नवीन कुमुदियाँ हैं उन्हीं के साथ कुछ हंसी मजाक करते हुए रात को गुजार लें। इसलिए वह उनकी शोभा के साथ, उनकी सुंदरता के साथ हास परिहास करके उनका विकास करने लगा। इस तरह से जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश फैलता गया वैसे वैसे जो कुमुदियाँ हैं उनका भी विकास होता गया, वो खिलती चली गई। इस तरह खेलते कूदते सारी रात बीत गई है। वह थक भी गया है। चंद्रमा सारी रात खेलने कूदने के कारण थक भी गया है। उसका शरीर भी पीला पड़ गया है। उसकी किरण जाल जो है अब शिथिल हो गई है। इसलिए वह अपनी दूसरी दिशा रूपी स्त्री यानी पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में जा गिरा है। यह शायद उसने इसीलिए किया है कि रात भर का जगा है, रात भर का थका हुआ है। लाओ अब पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की गोद में आराम से सो जाएं। शायद इसीलिए उसने ऐसा किया है। अंधकार के विकट वैरी महाराज अंशुमाली अभी तक दिखाई भी नहीं दिए, तथापि उसके सारथी अरुण ही ने उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। आगे कह रहे हैं कि अंधकार के जो प्रबल शत्रु हैं महाराज अंशुमाली यानी सूर्यदेव, अभी तक वह दिखाई भी नहीं दिए हैं। इससे पहले ही उनके जो सारथी अरुण हैं उनके अवतीर्ण होने के पहले ही थोड़े ही नहीं बल्कि संपूर्ण अंधकार का नाश कर दिया है। यानी सूर्य के उदय होने से पहले ही जो उनकी लालिमा है, वो जो उनकी लालिमा है, उनकी किरणें हैं, ये पहले ही आ करके अंधकार का समूल नाश कर देती हैं। बात यह है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते हैं। यहाँ लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रतापी होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, जो धीर पुरुष होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं वह भी कम प्रतापी नहीं होते हैं। वह भी अपने स्वामी के ही तरह से पराक्रमी होते हैं। वो स्वामी को श्रम न दे करके वे खुद ही उसके विपक्षियों का
उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई है। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भी भाग चली है। यानी लेखक कह रहे हैं कि अंधकार का जो विनाश करने वाले सूर्य देव के उदित होने से पूर्व ही, उनसे पहले ही आकाश में चारों तरफ लालिमा छा गई है और अंधकार भयभीत होकर भागने लगा है। सूर्योदय से पूर्व ही उसका सारथी अरुण उपस्थित हो गया है और उसी ने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया है। अपनी बात की व्याख्या करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया है कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों के जो सेवक भी होते हैं, वो सेवक भी पराक्रमी, शक्तिशाली और वीर ही होते हैं। अनेक बार सूर्य के सारथी अरुण के समान वे अपने स्वामियों को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं तथा उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व ही उसके सारथी अरुण ने भी संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया है। अंधकार के पराजित होते ही असहाय रात्रि पर मानो विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ऐसी स्थिति में वह एक पल के लिए भी ठहर न सकी और असहाय होकर पलायन करने लगी। आज के लिए बस इतना ही है। जितने भी पैराग्राफ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न में, उन पैराग्राफ के नीचे जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके अपनी कॉपी को दिखाएंगे व्हाट्सएप के ही माध्यम से। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो रही हो उसके लिए आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।